जिंदगी का लंबा सफर और इस लंबे सफर में जिंदगी की राह पर चलते चलते न जाने कितने हम सफर हमें मिलते हैं। कुछ हम सफर जो उम्र भर हमारी याद बनकर रह जाते हैं, कुछ हम सफर जो उम्र भर हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, कुछ हम सफर जो आंखों को कभी नम करके जाते हैं, कुछ हम सफर जो हमेशा हमारे होठों पर एक मुस्कान बनकर रह जाते हैं। जिंदगी के यही रिश्ते, जिंदगी के इन्हीं रिश्तों की धूप छांव, यही हमारी जिंदगी को खूबसूरत भी बनाती है और कभी कभार थोड़ी बहुत तकलीफें भी दे जाती है। हेलो एवरीवन एंड आज बहुत स्पेशल दिन है। आज हमारे साथ ओरिजिनल लव गुरु है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लव गुरु की। इंडिया का मोस्ट लव्ड रेडियो शो लव गुरु। आज हमारे साथ ओरिजिनल लव गुरु हैं और मैं बात कर रहा हूँ जुनैद आलम जी की। स्वागत करना चाहूंगा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका शुक्रिया राघव, और आप जो भी ये काम आपने शुरू किया है बहुत ही अच्छा है। और यंग लोग जो इस तरह से पैशनेटली काम करते हैं तो हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है और साथ ही साथ खुशी भी होती है कि कुछ इनोवेटिव, कुछ अलग, कुछ अपने शौक के लिए आप कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि यस, यंग पीपल डूइंग थिंग्स डू इंस्पायर अस आल्सो, सो इट्स नो ह्यूमिलिटी, इट्स अ फैक्ट। सर, आपको थोड़ा सा मेमोरी में ले जाना चाहूंगा और जानना चाहूंगा, आप लखनऊ से हैं। एक चीज जो हमारे और आप में कॉमन है, हमारा शहर लखनऊ। जी, कैसा रहा था आपका अभी बचपन? थोड़ा सा बताइए, कैसा रहा था बचपन? देखिए, लखनऊ वाले चाहे कहीं पर भी चले जाएं, लखनऊ वालों, वो किसी शहर के हो जाएं, दुनिया में कहीं चले जाएं, लेकिन वो लखनऊ को दिल में बसा के चलते हैं, वो कभी नहीं निकलेगा। लखनऊ हमारी घुट्टी में रहता है। तो चाहे वो हमारी जुबान हो या हमारी तहजीब हो या लखनऊ का वो कल्चर हो, वो कभी नहीं जाएगा और शायद वो आखिरी सांस तक रहेगा। बचपन हमारा, हम पुराने लखनऊ में रहते थे और आई हैव स्टडीड इन लमाटनिया, तो नर्सरी से 12th तक वहीं थे। और फिर उसके बाद फिर मेडिकल एंट्रेंस दिया और मेडिकल की पढ़ाई के लिए बॉम्बे आए थे। और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ करियर का और एस्टैब्लिशिंग का। बचपन हमारा बहुत ही आई वुड से कि एक मासूम सा और सादा सा बचपन जो हम लोगों ने 70s और 80s में जिया है। शायद आजकल की जनरेशन जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली इवॉल्व्ड है और बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली ऐसे जुड़ गए हैं टेक्नोलॉजी से और सबसे, तो वो एक सादगी वाला जो बचपन है वो कहीं थोड़ा सा मिस होता है। हमारी सादगी ऐसी थी कि हम गली में क्रिकेट खेलते थे। हमें ये भी याद है कि हम लोग कभी कभार बॉल खत्म हो जाती, बॉल मिल नहीं रही होती थी, दुकानें बंद हो जाती थी, तो उसमें ऐसा होता था कि हम लोग एक आलू लेते थे और आलू के ऊपर हम लोग जो साइकिल का टायर होता था उसके छल्ले काट के उसको लपेट के उसकी बॉल बनाते थे और उससे हम लोग क्रिकेट खेलते थे। और लकड़ी का पट्टा ले लिया, कोई भी ऐसा मिल गया, उससे हम लोग क्रिकेट खेलते थे। कंचे खेलते थे हम लोग गलियों में, गुल्ली डंडा खेलते थे। आजकल पता नहीं हम लोग गुल्ली डंडा शहरों में खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, पता नहीं। और बस ये होता था, साइकिल उठाई। उस जमाने में अगर अपनी साइकिल भी नहीं है तो 50 पैसे घंटे पे साइकिल मिल जाती थी। मे बी आई एम टॉकिंग अबाउट 70s एंड 80s। वो लेके पूरे मोहल्ले में घूमते रहते थे। बच्चों में समर वेकेशंस में रेसिंग होती थी, सब होता था, लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे, लेकिन एक सादगी होती थी। खोमचे वालों से चूरन लेना, मूंगफली लेना। अब तो सब कुछ होम डिलीवर होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, बड़े बड़े ई कॉमर्स साइट्स हैं, लेकिन वो जो एक 10-20 पैसे या ₹1 में बहुत सारी चीजें लेकर आते थे, वो सादगी वाला बचपन शायद अब हमारे बच्चों को भी शायद उससे उनका राब्ता शायद नहीं हो पाएगा। बट यस, आई रियली लव द वे आई वाज ब्रॉट अप इन चाइल्डहुड। थोड़े से घर में भी सख्तियां थी, थोड़ा जैसे हम हर लखनऊ वाले का होता है कि तमीज से बात हो और सब तहजीब से, बड़ों से तमीज से बात करें, और एक लहजा जो हमारा रहता है वो चीज शायद कहीं थोड़ी सी अब कम हो रही है। लेकिन बचपन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रहा, चाहे वो अपने घर में हो, मोहल्ले में हो या स्कूल में भी अगर रहा हो, क्योंकि हमारे स्कूल में भी द स्कूल हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड स्कूल में भी जो मेमोरीज हैं, बहुत ही खूबसूरत सी मेमोरीज हैं। आज भी जब स्कूल जाते हैं तो एक नॉस्टैल्जिया वाला ट्रिप रहता है कि
सारे वो कॉरिडोर्स जिसमें हम लोग भागते थे, और वो क्लासरूम जहाँ हम लोग बैठे होते थे, अभी भी जाकर कभी कभार वहाँ जाके खाली वहाँ की खुशबू सूंघ लेते हैं और पुराने वक्त में चले जाते हैं. सो द चाइल्डहुड हैज बीन रियली लवली एंड रियली ब्यूटीफुल. और अब भी अक्सर ऐसा होता है कि कभी लखनऊ का जिक्र आ जाता है, या व्हेन यू वांट टू जस्ट गो बैक डाउन मेमोरी लेन इनटू योर चाइल्डहुड, तो बहुत सारी खूबसूरत चीजें याद आती हैं, और ऑटोमेटिकली एक मुस्कुराहट से आ जाती है कि हमारा कितना प्यारा सा बचपन गुजरा है. एंड इट वाज एब्सोल्युटली इनोसेंट, एंड इट वाज फुल ऑफ अ लॉट ऑफ फन. तो सर आपने अपनी बचपन की बात बताई, अपनी बचपन की यादें बताई. क्रिएटिविटी आपके अंदर है, आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्या बचपन से ये गुण आपके अंदर दिखाई देने चालू हो गए थे, या ग्रेजुअली आपको रियलाइज हुआ बड़े होके, आपको लगा कि नहीं मुझे इस फील्ड में जाना है, ऐसा कुछ करना है? देखिए, अभी बचपन से तो जहन में ये बिठा दिया गया था माँ बाप ने भी, और जो भी लोग थे, कि भाई तुमको डॉक्टर बनना है. तो वो एक मिशन तो बचपन से चालू था. लेकिन क्रिएटिविटी का जहाँ तक सिलसिला है, वो डेफिनेटली वो भी एक बचपन का ही एक शौक था. स्कूल में ड्रामेटिक्स में, एलोक्यूशंस में, आई वाज द एडिटर ऑफ माय स्कूल मैगजीन. तो लिखने का शौक वहाँ से, पब्लिक स्पीकिंग का, एलोक्यूशन और डिबेट से. मेरे स्कूल का व्हाट एवर आई एम टुडे, आई थिंक मेरे स्कूल का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा है. और अभी भी जो कुछ भी हमने किया, वो उस जमाने का, जैसे अगर आम लहजे में बोले तो वो कीड़ा था कहीं ना कहीं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट फील्ड में जाना या कुछ क्रिएटिव करने में. तो उससे काफी फर्क पड़ा. एंड वो थोड़ा बहुत काम आया जब आगे हमने कुछ करने की सोची. जी सर, एजुकेशन लखनऊ में हुई, और फिर जब आप एडवांस एजुकेशन आपने ऑप्ट किया, तो वो कहाँ से रहा, वो दौर कैसा था, और क्या तभी भी आप क्रिएटिव फील्ड में एक्टिव हो चुके थे? जी, देखिए, आई वाज टिल 12th आई वाज इन लमाटने लखनऊ. और उसके बाद फिर मैंने मेडिकल एंट्रेंस दिया, और उसके बाद ऑल इंडिया एंट्रेंस था, वो क्वालिफाई करके मुंबई आए. और बॉम्बे में मेडिकल कॉलेज में मैंने एमबीबीएस किया, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहीं से किया है. तो ये बहुत दिलचस्प सी बात थी कि हम लखनऊ में रहते थे, तो एक कोकून्ड लाइफ थी. एक घर था जहाँ पर आप प्रोटेक्टेड थे. आपको काम भी कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ती थी. घर में नौकर थे, या आप लोग अपना छोटा मोटा काम कर लेते थे. और उसके बाद इंस्टेंटली फ्रॉम 12th इमीडिएटली यू कम टू एन एलियन सिटी. बॉम्बे में पहली बार आए, एक हॉस्टल में रहे. और मैं हर एक से कहता हूँ कि अगर आप एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं अपने घर में, कुछ साल अगर आप हॉस्टल लाइफ जी लें, तो आपको जिंदगी जीना आ जाती है. तो वहाँ अपने कपड़े भी धोए हैं, अपना खाना भी बनाया है, जबकि खाना बनाना भी नहीं आता था, कुछ भी बना लेते थे, कुछ भी कर लेते. इंडिपेंडेंट, अपनी फाइट्स खुद करना, अपनी लाइफ खुद जीना, और लोगों से इंटरेक्ट करना, तरह तरह के लोगों से. हॉस्टल में आप रह रहे हैं तो पूरे हिंदुस्तान से लड़के वहाँ पर थे, और सबसे बातें करना, सबके कल्चर के बारे में जानना, और उनसे दोस्ती. मेरे वो जो मेडिकल कॉलेज के दोस्त हैं आज भी टच में हैं, अलग अलग जगह है पूरी दुनिया में, इंडिया में भी हैं, बाहर भी हैं. और बहुत कुछ उनसे भी सीखा. तो हॉस्टल लाइफ ने काफी कुछ चेंज किया मुझे. और जहाँ तक एंटरटेनमेंट फील्ड का सवाल है, यस, जब तक मैंने एमबीबीएस कंप्लीट नहीं किया था, तब तक खुद को कंट्रोल में रखा था. फिर भी थोड़ा बहुत जो कॉलेज लाइफ में स्कूल कॉलेज फेस्टिवल्स होते थे, तो वहाँ कंपेयर करना, या स्टेज पे खड़े होकर गाना गाना, या कल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, वो चीज़ तो थी. लेकिन प्रोफेशनली जो शुरुआत मैंने करी, वो मेरा एमबीबीएस जब कंप्लीट हो गया, तो ये हो गया कि हाँ, आप डॉक्टर तो बन गए हैं, अब जो दूसरा शौक है थोड़ा सा उसको भी हवा दी जाए. तो ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप उस जमाने में मैंने रेडियो ज्वाइन किया था. इनफैक्ट एफएम उस वक्त जस्ट शुरू हुआ था, एफएम ब्रॉडकास्ट. पहले सिर्फ मीडियम वेव और शॉर्ट वेव रेडियो पर होता था. एंड मुंबई और दिल्ली में सिर्फ दो जगहों पर एफएम ब्रॉडकास्ट होता था. तो मैंने उस वक्त से शुरू किया रेडियो पर जाना, और बहुत मजा आता था लोगों से बातें करना, अपनी आवाज को खुद वापस आके रिकॉर्ड करने के बाद. उस जमाने में लाइव शोज बहुत कम होते थे, तो खुद रिकॉर्ड करना, अपनी आवाज आके सुनना. हॉस्टल में लोग बड़े खुश होते थे, अरे अरे हमारा दोस्त है जो रेडियो पर है. मतलब वाज नॉट वेरी फेमस एज सच, बट हाँ, आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे थे, और वहाँ पर लोग आपको थोड़ा बहुत जानने लगे थे. तो आई एम टॉकिंग अबाउट इन द ईयर 1993 वाज
व्हेन आई हैड जॉइंड रेडियो एंड फिर रेगुलर रेडियो शोज होते थे उस टाइम एफएम जस्ट शुरू हुआ था तो इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट दैट वी यूज्ड टू प्रोवाइड तो अपने मेडिकल पढ़ाई और मेडिकल ट्रेनिंग के साथ साथ उस टाइम पैरेलल हमने शुरू किया था रेडियो में जाना। सर आपने बोला 1993 की ये बात है, ऑनेस्टली मैं तब पैदा भी नहीं हुआ था, मैं 94 में हुआ हूँ। तो सर मैं बताता रहा हूँ मैं बुजुर्ग कैटेगरी में अब आ गया हूँ, सीनियर सिटीजन। सर पैशन एक तरफ और मेडिकल प्रोफेशन एक तरफ। अब शायद कई लोगों को आज भी नहीं पता था कि आप डॉक्टर हैं, और इस वीडियो के बाद पता चलने वाला है, पता चल चुका है कि आप एक डॉक्टर हैं। कैसे आप बैलेंस करते थे, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है, उसमें टाइम निकाल के अपने पैशन के लिए टाइम निकालना और उसे उतना अच्छे से निभाना, ये कैसे हुआ? देखिए इट्स ऑल अबाउट लाइक यू यूज द राइट वर्ड पैशन। तो एक होता है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं कि जिंदगी आपकी जितनी भी है या तो आप एक लाइन पर चलते रहें और वहां से डाइवर्ट नहीं होते हैं, ट्रैक नहीं चेंज करें और आप उसमें संतुष्ट हैं। लेकिन जब आपके अंदर एक शौक होता है, एक पैशन होता है, एक जुनून होता है, तो अगर आप चाहें तो आप चार चीजें भी एक साथ कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, जगलिंग, इट्स ऑल पॉसिबल, इट्स ऑल हियर इन द माइंड। तो मेडिकल जब मैं पढ़ाई कर भी रहा था उस टाइम हफ्ते में 2 या 3 बार शायद रेडियो स्टेशन जाना पड़ता था और वहां से हम लोग अपना शो करते थे, तो वो टाइम एडजस्ट हो जाता था। और बस ये था कि एक किक मिलता है व्हेन यू आर डूइंग समथिंग दैट यू लव, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको एक किक मिलता है, एक नशा सा होता है। और जब ये नशा आपके ऊपर चढ़ता है तो ऑटोमेटिकली टाइम निकालना, कैसे आप टाइम मैनेज कर रहे हैं, कैसे आप एक जगह एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो सब हो जाता है। कुछ नामुमकिन नहीं है। तो ये मैं अक्सर मैंने जब टॉक्स दिए हैं कॉलेजेस में या इवेंट स्कूल्स में, तो मैं ये कहता हूँ कि इफ यू हैव अ पैशन, इफ यू हैव something that you feel that you would like to do in your life, don't leave it aside. वो लॉ जला कर रखें, क्योंकि वो लॉ ही आपको और ज्यादा आपकी जिंदगी को एंजॉय करने में हेल्प करेगी और साथ ही साथ आपको एक सुकून मिलता है, एक संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैंने कुछ और किया है, सिर्फ मैं एक लकीर पर नहीं चला हूं, मैंने कुछ करने की कोशिश करी। एंड दिस स्पेशली द यंग जनरेशन, आई ऑलवेज टेल देम, yes, you follow a profession, you have something or a job or a business or something which gives you money, but music हो आपका, art हो, कुछ भी हो, मतलब you have to have that passion in you, and automatically जब जुनून होता है तो वक्त भी निकल आता है, फिर उसमें कोई बहाने नहीं चलते। तो ये एक ट्रिगर रहा और उसको लेकर चलते रहे हम लोग, और somewhere जो भी थोड़ा बहुत अचीव किया है, it's been all some very interesting, and I'm really grateful to God and everybody कि भाई जिन लोगों ने भी हमें आशीर्वाद दिए, दुआएं दी, प्यार दिया, तो उससे थोड़ा सा अपना भी वो दिल को अच्छा लगता है कि हाँ कुछ अचीव किया है। And as far as medicine is concerned, yes, I did my MBBS and then I did my post graduation in pediatrics. तो अब मैं as a pediatrician प्रैक्टिस भी करता हूँ, और जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ पैर मार के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी मैं थोड़ा बहुत दखल है मेरा। तो जो लखनऊ वाले नहीं हैं और इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, जैसे लखनऊ के कबाब नर्म होते हैं, वैसे ही हमारे दिल नर्म है और हमारा मिजाज भी जो है वो नर्म है। बिल्कुल बिल्कुल, लखनऊ से ज्यादा खूबसूरत, दिल से खूबसूरत लोग आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सर रेडियो की आपने बात करी, और नया नया रेडियो चालू हुआ था, एक नया फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट था, लोगों का काफी जुड़ाव हो रहा था रेडियो से उस समय पे जब आपने इसको ज्वाइन किया। कोई भी चीज नई होती है, बहुत क्रेज होता है। उस समय आप एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आए, अगर मैं कहूँ कि आपने उस चीज की शुरुआत करी, यू वर द ट्रेलब्लेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, तो गलत नहीं होगा। जी, ये लव गुरु जो एक शो था, ये हमने 2003 में शुरू किया था, और एक ऐसे ही रैंडम डिस्कशन, हम लोग बैठ के चाय पी रहे थे रेडियो स्टेशन पे, और ऐसे ही एक जिक्र निकला कि भाई इस तरह का कोई शो करते हैं जहाँ पर जो लव एंड रिलेशनशिप्स पे लोगों को थोड़े बहुत अगर कहीं गाइडेंस की जरूरत है तो उस पे एक शो किया जाए, जो आज तक रेडियो पर तो कभी नहीं हुआ है। शायद टीवी में एक आध शो होते थे जो भी, तो हम लोग ने वो शुरू किया विद अ लॉट ऑफ स्केप्टिज्म कि भाई
शायद लोग पसंद करें नहीं करें, लोग अपनी जो प्राइवेट बातें हैं वो किसी को बताएं कि ना बताएं। तो उसमें ये एक हम लोग ने डिसाइड किया कि भाई जो भी लव गुरु बनेगा और जो आवाज रहेगी, लव गुरु है कौन ये किसी को नहीं बताया जाएगा, सिर्फ लव गुरु का नाम है। तो वो शो भी उसी नाम से रहा और बरसों निकल गए वो शो करते हुए। और बहुत सारे मतलब लोगों को पता ही नहीं था कि एक्चुअली लव गुरु की आवाज के पीछे शक्ल किसकी है, या वो चेहरा क्या है, या वो इंसान कौन सा है, कहाँ रहता है, कुछ नहीं। सो जब वो अनोनिमिटी थी तो उसके साथ साथ लोग भी थोड़े खुले, और फिर जिस तरह से उस शो को हैंडल किया गया और लोगों से थोड़ा सा कंपैशनेटली बात करी गई, और थोड़ा बहुत शायद कहीं आवाज का भी असर था। आई कैन टेक क्रेडिट फॉर दैट। here my humility does not play. So somewhere it caught on, and जब जब तक मैं वो शो कर रहा था तब तक इंडिया में 16 सिटीज में वो शो होता था, and it became very popular and people actually opened up, and they kind of connected with the show and with the host. तो वो एक अपनापन जो उस शो में रहा, जो जी। जिस तरह से मैं कंडक्ट करता था, वो शायद लोगों को पसंद आया और उससे लोग जुड़े। और आज भी शायद कहीं निकल जाते हैं और कभी किसी ने आवाज अगर पहचान ली तो कहते हैं आपकी आवाज वो लव गुरु से मिलती है, आप वही तो नहीं है, या आपकी आवाज बहुत मिलती है, वो एक रेडियो पर आता था। तो वो क्रेडिट ले लेते हैं और अच्छा भी लगता है कभी कभी। सर आजकल जब बात होती है और लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया में हम सब इतना मशगूल हो गए हैं कि कहीं ना कहीं हम ओपन नहीं हो पा रहे हैं। सोशल मीडिया बनाया इसलिए गया था कि हम और सोशल हो सकें, और हम सोशल जी। नहीं हो पा रहे हैं। आपका जो शो है मैं मानता हूँ काफी फ्यूचरिस्टिक था, और आपने उस समय पे जब सोशल मीडिया जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था तब आपने लोगों को ओपन होना सिखाया था, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ओपन होना सिखाया था। तो जी। कैसा फील होता है जब आप यादों के झरोखे में वापस जाते हैं और उस चीज को सोचते हैं कि हाँ ये 7 साल मैंने किया, और क्या मेरे 2 सवाल हैं, कैसा फील होता है, और दूसरा कुछ यादें जुड़ी होंगी, कुछ मेमोरीज रही होंगी, कुछ अच्छी यादें रही होंगी, मैं उनके बारे में भी जरूर सुनना चाहूंगा आपसे। जहाँ तक उस दौर की फील की बात है, देखिए बहुत अच्छा लगता है कि आप एक अनजान शख्स है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि लव गुरु रेडियो पर कौन था, वो आवाज किसकी थी, वो आइडेंटिटी कभी डिस्क्लोज नहीं हुई। तो एक अनजान शख्स के साथ आप अपनी प्राइवेट बातें शेयर कर रहे हो, और उसके बाद जो आपको मशवरा दिया जाता है या जो सजेशन दिया गया उसको आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, थोड़ा सा आपकी लाइफ में चेंज आया, रिलेशनशिप में चेंज आया, थोड़ा दिल को सुकून मिला। तो जब वो अप्रिसिएशन वाले मेल्स या कॉल्स आते थे तो अच्छा लगता था कि ये लोग जो मुझे जानते नहीं हैं, जिन्होंने सिर्फ मेरी आवाज के साथ जुड़ना सीखा है, और जब एक थैंक यू का मेल आता है या एक थैंक यू का कॉल आता था, तो अच्छा लगता था कि सिर्फ एक आवाज के मीडियम के जरिए हम उनसे जुड़े हुए हैं, और लोग बिना मुझे जाने मुझे अपना समझते हैं। इससे ज्यादा खूबसूरत बात और कोई हो नहीं सकती। अब टेलीविजन पे आपका चेहरा है या फिल्मों में स्टार्स हैं, तो आपने देखा है उनको, तो थोड़ा सा एक कनेक्शन अलग होता है, विजुअल मीडियम का कनेक्शन अलग होता है। लेकिन ये जो ऑडियो मीडियम का कनेक्शन है, ये सिर्फ एक आवाज से आप जुड़े हुए हैं किसी इंसान के साथ, तो आपके साथ भी लाखों लोग जुड़े हुए हैं सिर्फ एक आपकी आवाज के जरिए। तो ये एक अचीवमेंट ऐसा लगता है जो दिल को एक बहुत ही अजीब सी खुशी देता है कि विदाउट नोइंग यू, विदाउट नोइंग योर फेस, योर पर्सनालिटी, नथिंग, पीपल आर कनेक्टेड टू यू ऑन अ पर्सनल लेवल। एंड ये चीज जब भी सोचते हैं बहुत अच्छी लगती है। और जहाँ तक प्लेजेंट मोमेंट्स का सवाल है, अभी इस वक्त तो शायद ध्यान में नहीं आएंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब थैंक यू लेटर्स लोगों के आते थे, इनफैक्ट एक बार तो ऐसा हुआ था, ये जो हमारा शो था वो यूजुअली यंग लोगों के लिए समझा जाता था कि भाई ये यंग जो प्यार में ब्रेकअप्स वाले, लव रिलेशनशिप वाले हैं, वो ही शायद इस शो को सुनते थे। फिर कई मुझे मेल्स और ऐसे सवाल आए। इनफैक्ट जो कि सीनियर सिटीजन थे, इनफैक्ट आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर कि एक 64 ईयर के 64 साल के एक जेंटलमैन थे जिन्होंने मुझे मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करी थी, एंड ही वाज काइंड ऑफ ऑन द व्हील चेयर, एंड ही हैड सम प्रॉब्लम्स विद हिज फैमिली एंड ऑल। तो अब वो मुझसे कहाँ कितने बड़े हैं, उन्होंने मुझसे बहुत ज्यादा जिंदगी देखी है, लोगों को भी परखा है, बट समवेयर उनका कनेक्शन ऐसा था जो भी मेरी आवाज से या शो के साथ, कि उन्होंने मुझे मेल लिखा, एंड ही जस्ट नरेटेड हिज प्रॉब्लम टू मी, एंड आई वाज क्वाइट टच्ड कि समवन सो सीनियर who's
who knows probably more about the world and life, and still he's asking me. तो उनको जवाब भी मैंने दिया था और एक स्पेशल थैंक यू भी बोला था कि उन्होंने मुझ पर एतबार करके अपनी पर्सनल लाइफ मेरे साथ शेयर करी. दैट इज समथिंग व्हिच आई रियली रिमेंबर. अपार्ट फ्रॉम जो प्यार मोहब्बत के किस्से होते थे वो सॉल्व होते थे, तो वो तो लोग ऑटोमेटिकली थोड़ा सा सुकून पाके थैंक यू बोल ही देते थे. बट व्हेन इट कम्स टू समवन हु वाज अ सीनियर सिटीजन एंड ही काइंड ऑफ वांट्स एन एडवाइस फ्रॉम यू, तो ये चीज फिर आपको लगता है कि हाँ, जो कुछ भी आप कर रहे हैं शायद बहुत अच्छा कर रहे हैं और लोग उसको पसंद कर रहे हैं. आपने रेडियो पे काम किया, पैरेलल में आपने राइटिंग भी करी है. संजीवनी, दिल मिल गए, दोनों मेडिकल ड्रामा शोज थे. संजीवनी में आपका एक मेजर पार्ट रहा है. तो जो आपका मेडिकल बैकग्राउंड था उसने आपको कितना हेल्प किया इन दोनों शोज में? बहुत ज्यादा, बिकॉज ये दोनों संजीवनी और दिल मिल गए में आई वाज वन ऑफ द राइटर्स. संजीवनी सिर्फ 2 लोग लिखते थे, एक मैं और एक मेरा दोस्त. तो क्योंकि दोनों मेडिसिन बेस्ड थे तो थोड़ा सा जो हमारा मेडिकल नॉलेज था और जो हॉस्पिटल की फंक्शनिंग थी उस सब का डेफिनेटली बहुत यहाँ पर रोल था. क्योंकि हमारा मकसद ये था कि जो स्क्रीन प्ले, डायलॉग, स्टोरीज वगैरह है वो तो अपनी जगह है, लेकिन क्योंकि हम एक हॉस्पिटल दिखा रहे हैं तो उसमें जो ऑथेंटिसिटी हो मेडिकल पार्ट की, उसमें कहीं कोई कमी ना रहे, उसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो. क्योंकि फिल्मों में अक्सर हमारी मसाला फिल्में होती है तो उसमें नब्ज देखकर लोग बता देते थे आप प्रेग्नेंट है, या दो उल्टियां हो गई तो पता चल जाता था कि हाँ भाई ये प्रेग्नेंट है, या और भी बहुत सारी चीजें कि आपको बस दवा की नहीं दुआ की जरूरत है टाइप जो सिचुएशंस रहती थी. तो उसमें ऑथेंटिसिटी मेडिकल फील्ड की दिखाना वो मेरी जिम्मेदारी थी. और अपार्ट फ्रॉम राइटिंग द स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, ये भी होता था. और एक्टर्स के साथ मिलकर उनको समझाना है भाई इंस्ट्रूमेंट्स कैसे पकड़ने हैं, ये टर्मिनोलॉजी इसको कैसे बोलना है, या किस तरह से टैकल करना है, या हमारी जो अगर स्टोरी भी है तो उसमें भी जो मेडिकल पार्ट है वो ऑथेंटिक रहे और वो बिल्कुल जैसा कि होना चाहिए वो रहे, और उसमें कहीं पर भी कोई बहुत ज्यादा फिक्शनलाइज ना हो और बहुत ज्यादा सिनेमैटिक लिबर्टीज नहीं ली जाए. तो उसका हमेशा हमने ख्याल रखा. और ये था. इसके अलावा भी ये 2 तो मेडिकल थे, लेकिन इसके अलावा भी काफी शोज लिखे, काफी लंबी लिस्ट रही है. तो मजा आता है जब आप कुछ क्रिएटिव करते हैं और फिर वो स्क्रीन पे दिखता है तो उसका एक थ्रिल थोड़ा सा अलग होता है. जी सर, इसके अलावा, शोज के अलावा आपने फिल्म फेयर अवार्ड शोज होस्ट भी किए हैं, उनमें लिखा भी है. अवार्ड शोज के अलावा जो रियलिटी शोज होते हैं, मुझे पता चला था कि आपने फियर फैक्टर सीजन 6 में काफी अपने इनपुट्स दिए थे. तो फियर फैक्टर के बारे में जी, थोड़ा सा बताना चाहेंगे, उसमें क्या आपके क्रिएटिव इनपुट्स थे? वो शो, हाँ वो शो भी मैंने लिखा था. सीजन 6 एक सीजन लिखा था उसका. काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था. हम लोग ने साउथ अफ्रीका में शूट किया था और उसमें जो कुछ भी आप देखते हैं वो सब कुछ ऑथेंटिक होता है, सब कुछ बहुत रियल होता है. और जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको सब कुछ वो करना पड़ता है. एंड वो देखकर और जैसे भी वो जाबाज सारे स्टंट्स वगैरह वो करते थे, बड़ा मजा आता था. और साथ ही साथ जो होस्ट थे हमारे रोहित शेट्टी, उनके साथ काम करने में भी बहुत अच्छा लगा. उनके लिए लिखना, उनके मिजाज के हिसाब से लाइंस होनी चाहिए और मजा भी रहे, थोड़ा एंटरटेनिंग भी रहे. तो वो फिक्शन से थोड़ा सा अलग एक तरह की राइटिंग होती है, जिसको वहां पर इम्प्रोवाइजेशन भी बहुत होता है. कि यानी आप एक स्क्रिप्ट लिखते हैं लेकिन फिर वहां जैसा चल रहा है उस हिसाब से होस्ट अपने इनपुट्स देता है और अपने इम्प्रोवाइजेशंस भी करता है. तो एग्जैक्ट स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन एक बेस लाइन डेफिनेटली एक स्क्रिप्ट रहती है जिसके बेसिस पे एंकर बोलता है. तो यूजुअली द एंकर स्क्रिप्ट इज व्हाट आई यूज्ड टू राइट. और यही अवार्ड शो में भी होता था कि भाई हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन जो हमारे स्टार्स होते थे, फिर बहुत सारी मीटिंग्स होती थी, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी. उसमें कुछ मैंने लिखा है, उससे कुछ और बढ़िया उस डिस्कशन में निकल आया और अच्छा जोक आ गया. तो वो सब इंक्लूड होता है. इट्स अ प्रोसेस एंड इट्स टीम वर्क. सो सिंगल क्रेडिट तो शायद नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन हाँ एक बेस लाइन जरूर हमारी तरफ से होती है ऐसे शोज में. जी सर, अभी तक आपने जितना बताया,
आप सब कुछ पैरेलल मैनेज करके चले, आपने अपना मेडिकल मैनेज किया, आपने रेडियो मैनेज किया, आपने राइटिंग, होस्टिंग, ये सारी चीजें मैनेज की। क्या किसी भी फील्ड में इतनी सारे डाइवर्सिफाइड चीजों में आपने इकट्ठे काम किया है, एक साथ काम किया है, किसी भी फील्ड में क्या कोई स्ट्रगल फेज आया था जब आपको लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा या थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए? नॉट रियली स्ट्रगल, तो ऐसा कुछ नहीं है। वही जैसे मैंने शुरू में भी आपसे कहा था कि जब आपका शौक होता है, जुनून होता है, पैशन होता है, तो स्ट्रगल मायने नहीं रखता है। और somewhere I've been lucky because I met the right kind of people and I could do work which was appreciated. तो वो कहीं ना कहीं उससे खुद को भी encouragement मिलता है और साथ ही साथ जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनको भी अब जब आपके ऊपर थोड़ा भरोसा होने लगता है तो वो भी आपको थोड़ा सा encourage करते हैं, especially when it comes to Bollywood stars. एंड अपार्ट फ्रॉम अवार्ड शोज मैंने मिस इंडिया की भी स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, जो एंकर स्क्रिप्ट्स होती हैं, और काफ़ी ऐसे शोज जो जिसमें स्क्रिप्ट्स की ज़रूरत होती है। तो हर तरह का काम किया है। स्ट्रगल तो आई डोंट थिंक कहीं रहा एज सच, क्योंकि शौक है, ठीक है, आया तो आया, नहीं आया तो दाल रोटी तो चल ही रही है, दैट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन हाँ, जो एक किक मिलता है जब आप कुछ क्रिएटिव करते हैं और उसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं या आपको क्रेडिट उसका दिया जा रहा है, सो दैट इज समथिंग व्हिच ऑलवेज इज इट वार्म्स योर हार्ट एंड इट मेक्स यू फील नाइस। जब हम इन बड़े शोज की स्क्रिप्ट्स लिखते हैं तो व्हेन यू इंटरैक्ट विद द स्टार्स और यू इंटरैक्ट विद द बिग सेलेब्स और उनके साथ बातचीत करके उनसे जो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, दैट इज समथिंग व्हिच you cannot learn anywhere. Okay, I won't name the stars, but you name and I've kind of worked with them. And ऐसा होता है कि जब आप उनसे बात कर रहे हैं, एक तो उनकी पर्सनालिटी बहुत इम्प्रेसिव होती है और कुछ उनमें से ऐसे हैं जो आपको सिखाते हैं, and that is something, that is a learning which really helps you, because आप कुछ लेकर गए हैं और there have been stars who have given you respect for whatever you've written, but they have come up with something which is much better, and you are learning from them, and that is something कि apart from जो आप काम कर रहे हैं, आप सीख भी रहे हैं साथ साथ in a very interesting way. So you are having a script narration with a host, and उसमें उनके इनपुट्स आ रहे हैं जो कि बहुत जबरदस्त है, मतलब आपने वो सोचा भी नहीं और उनकी तरफ से वो जोक आया, उनकी तरफ से वो पंच लाइन आई, एंड यू रियली फील कि हाँ यार, ये मैंने क्यों नहीं सोचा, लेकिन इनकी तरफ से आया। दैट इज देयर एक्सपीरियंस, दैट इज देयर टैलेंट, दैट इज देयर क्रिएटिविटी। तो उनके जब इनपुट्स होते हैं, वो जो सीखने को मिलता है वो बड़ा ही अच्छा लगता है कि हाँ, अपार्ट फ्रॉम whatever you're making money and you're doing stuff, but you're learning also. So individual incidents तो बहुत सारे हैं, I would not like to take names and mention them, but then this is in general which I feel is a great achievement when you learn during the process of your work, and especially in the entertainment industry, every day, every project is a new learning experience, so you cannot say that you have mastered the art anywhere. So that is how it has been. Sir, कुछ concluding remarks चाहूंगा आपसे, और चाहूंगा कि आप कुछ टिप्स दें यंग जनरेशन को, हम जैसे लोगों को जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो शुरू में मैंने बोला था कि यू नीड टू बी पैशनेट अबाउट व्हाटएवर यू आर डूइंग। इट्स नॉट जस्ट एन एंटरटेनमेंट फील्ड और व्हिचएवर फील्ड, आप जहाँ पर भी और जो कुछ भी काम कर रहे हैं, आप इंजीनियर हैं, आप नॉर्मल जॉब में हैं, तो उसके अंदर वंस यू स्टार्ट एंजॉयिंग द वर्क दैट यू आर डूइंग, ऑटोमेटिकली उसका ना स्ट्रेस रहता है, ना वो चीज़ आपको परेशान करती, क्योंकि छोटा छोटा भी जो आप काम कर रहे हैं, अगर आप उसमें खुद ऐसे इन्वॉल्व हो रहे हैं कि आपको मज़ा भी आ रहा है काम के साथ साथ, तो वो काम का जो बोझ होता है वो पता नहीं लगता है। सो ऑलवेज डू एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू विद योर पैशन। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो डंडा मार मार के आपसे पढ़ाई कराई गई है या आपको कहा गया कि भाई यही करो, दैट इज समथिंग व्हिच समवेयर पीपल नीड टू चेंज देयर मेंटालिटी, कि ज़रूरी नहीं कि हर इंसान डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एमबीए बने, कोई म्यूजिशियन भी बन सकता है, बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, कोई आर्टिस्ट बन सकता है। जो आप
को ट्रिगर करता है, आपके जोश को, आपके जुनून को ट्रिगर करता है, उस चीज को फॉलो करें। शायद कामयाबी थोड़ा सा वक्त लेगी आपके पास आने में, लेकिन आएगी जरूर, क्योंकि वो आप अपना, जब तक कि आप अपने पैशन को कम नहीं होने देंगे। जहां पर आपने हार मान ली कि नहीं यार ये नहीं हो रहा है, मैंने इतनी मेहनत करी, इतने फेलियर्स हो गए, अब कुछ नहीं होगा, फिर मामला आगे बढ़ने से रहा। यू आर योर ट्रिगर, यू आर द इंजन ऑफ योर सक्सेस। जी, तो आप अपनी सक्सेस के इंजन हैं। आप खुद अगर चाहेंगे, अगर आपके अंदर पैशन है तो आप उस चीज को कर सकते हैं। ये कहना है हमारे लव गुरु का। और हमने देखा लव गुरु सिर्फ लव एडवाइस ही नहीं, करियर एडवाइस भी देते हैं, पैशन से रिलेटेड एडवाइसेस भी देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुनैद जी, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। Thank you very much. And I would, Raghav, what I would say is, you seem to be a very, I can see that passion in you, कि आप ये बहुत ही आपके अंदर एक जुनून है ये करने का। और जो भी आपने सवाल भी पूछे या रिवाइज करे हैं, they've all been very intelligent questions, and you have a long way to go, and you have a long success story for you in the future. Don't ever lose hope, and don't ever leave your passion, and you'll be very successful. Thank you very much for even getting me on this broadcast of yours. तो ये थे लव गुरु, और इन्होंने आज हमें बताया अपने जीवन के बारे में। उन्होंने बताया किस तरह उन्होंने बैलेंस किया अपनी सारी चीजों को। और हम देख सकते हैं कि अगर आपके अंदर पैशन है कुछ करने का, अगर आपके अंदर जुनून है कुछ करने का, अगर आपका जुनून आपको ट्रिगर करता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता है, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे सामने लव गुरु। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे एक हस्ती के साथ और जानेंगे उनके जीवन के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब बटन दबाएं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप किसी को जानते हैं जिनकी कहानी इंस्पायरिंग है तो हमें बताएं, और हम उनकी कहानी दुनिया को बताएंगे।